तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स, ये सीए इंटर ग्रुप 1 का मटेरियल टॉपिक का क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाता है, राइट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, तो मैं ट्राई करूंगा आपको इसको बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना बेटा। मेसर्स टायरो ट्यूब्स ट्रेड in four-wheeler tires and tubes. It stocks sufficient quantity of tires of almost every vehicle. In year-end 2011-12, the report of sales manager revealed that Messrs. Tyrotube experienced stock out of tire, right? बेटा previous year 11-12 में stock out हुआ, right? stock out का मतलब डिमांड है, कस्टमर हमारे शॉप में आ रहा है खरीदने के लिए, पर हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, राइट? तो कस्टमर खाली हाथ वापस जा रहा है, इसको स्टॉक आउट कहा जाता है बेटा, राइट? तो प्रीवियस ईयर 100 टायर का स्टॉक आउट हुआ, मतलब 100 बार, 2 बार ऐसा हुआ। नंबर ऑफ टाइम देखो 2 टाइम्स दिया है। प्रीवियस ईयर 2 बार ऐसा हुआ कि उस दिन बेटा 100 टायर का हमारा स्टॉक आउट हो गया, राइट? साल में 2 बार ऐसा हुआ। 80 टायर का स्टॉक आउट हुआ पिछले साल में 5 बार। मतलब आप ये समझो बेटा 365 डेज में 5 बार ऐसा हुआ कि हमारा 80 टायर का स्टॉक आउट हो गया, कस्टमर बिना खरीदे वापस गया। 50 का स्टॉक आउट हुआ 10 टाइम्स, 20 का स्टॉक आउट हुआ 20 टाइम्स, 10 का स्टॉक आउट हुआ 30 टाइम्स, और 0 स्टॉक आउट हुआ 33 टाइम्स। 0 स्टॉक आउट का मतलब बेटा स्टॉक आउट हुआ ही नहीं, ऐसा 33 टाइम्स हुआ। हाँ, अब समझना बेटा, अगर मैं ये सबका टोटल कर लेता हूं ना, नंबर ऑफ टाइम्स का अगर टोटल कर लो आप लोग, तो कितना होता है देखो, 7, 17, 37, 67, और बेटा ये 100 होता है, राइट? तो अभी आप समझना, ये नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। 100 में से 2 बार ऐसा हुआ, 100 में से 5 बार ऐसा हुआ, राइट? तो बेटा फ्रीक्वेंसी से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 2 आउट ऑफ 100 अगर किया तो 0.02 आएगा, ठीक है? 5 आउट ऑफ 100 किया तो 0.05 आएगा, 10 आउट ऑफ 100 0.10, 20 आउट ऑफ 100 0.20, 0.30 एंड 0.33, राइट? ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन में जो बच्चों को दिक्कत जाती है ना, वो दिक्कत जाती है क्वेश्चन में मिस्टेक के वजह से, राइट? क्वेश्चन में बेटा ये जो स्टॉक आउट दिया है ना, ये स्टॉक आउट का प्रोबेबिलिटी, स्टॉक आउट का नंबर नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड है बेटा। ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड का नंबर है, ये मैं आपको प्रूफ कर दूंगा आगे क्वेश्चन में, राइट? ये मिस्टेक के वजह से बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो अभी आप ये समझो कि अनएक्सपेक्टेड डिमांड यानी जो नॉर्मल हम सेल करते हैं ना, उससे एक्स्ट्रा सेल हो गया, राइट? तो मान लो कि हम लोग जो यूनिट्स एवरी डे सेल करते हैं ना, उसके ऊपर 100 यूनिट का डिमांड हो गया, अनएक्सपेक्टेड डिमांड। हाँ, तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2। मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि नॉर्मल सेल से 100 यूनिट ज्यादा का डिमांड हो गया, राइट? 5 बार ऐसा हुआ कि नॉर्मल सेल से 80 यूनिट का ज्यादा डिमांड हो गया, राइट? और ये हमने इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया। अब इसको ऐसा समझो बेटा कि 100 यूनिट का अनएक्सपेक्टेड डिमांड, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.02। इसको आप 2% भी बोल सकते हो। 80 यूनिट का अनएक्सपेक्टेड डिमांड, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05, राइट? या 5% बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन समझना, मेसर्स टायरोट्यूब लॉसेस ₹150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। यानी समझो बेटा, जब भी स्टॉक आउट होगा मतलब कस्टमर आकर वापस गया, राइट? तो इसका मतलब आपने तो उसको सेल किया नहीं, सेल नहीं हुआ ना, तो आपका पर यूनिट 150 का लॉस हुआ।
हो सकता है बेटा ये आपका प्रॉफिट का अमाउंट है, पर यूनिट प्रॉफिट का अमाउंट है, तो आपका सेल हुआ नहीं, मतलब आपका पर यूनिट 150 का नुकसान हुआ। ये 150 का लॉस तब होगा जब स्टॉक आउट होगा, मतलब कस्टमर खरीदने के लिए आया था पर आपके पास बेचने के लिए टायर नहीं थे, तो आपका पर टायर 150 का नुकसान हो गया। एंड स्पेंड ₹50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। और अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री कैरी कर लेते हो, आपको लगता है कि अनएक्सपेक्टेड डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, कस्टमर वापस जाएगा, ये सोचकर अगर आपने ज्यादा टायर का स्टॉक कर लिया तो आपको उसको कैरी करना पड़ेगा। तो हर टायर को कैरी करने का ₹50 खर्चा आएगा, ₹50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री, राइट। डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल, राइट। अब समझो बेटा, स्टॉक आउट से बचने का सबसे बड़ा तरीका है सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना। आई रिपीट, स्टॉक आउट से अगर आपको बचना है तो आपको सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपने सेफ्टी स्टॉक रखा, राइट, स्टॉक आउट होने के चांसेस कम हो जाते, राइट। लेकिन लेकिन जितना ज्यादा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे बेटा, उतनी कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, राइट। तो देखो, सेफ्टी स्टॉक, राइट, सेफ्टी स्टॉक ये जितना ज्यादा मेंटेन करेंगे, राइट, स्टॉक आउट उतना कम होगा, स्टॉक आउट उतना कम होगा, राइट। लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सेफ्टी स्टॉक और कैरिंग कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा सेफ्टी स्टॉक रखो उतना कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, जितना कम सेफ्टी स्टॉक रखा उतना कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेफ्टी स्टॉक और स्टॉक आउट में रिलेशन इनवर्स है। ज्यादा सेफ्टी स्टॉक रखा, ये सेफ्टी स्टॉक को आप मिनिमम लेवल समझो, मिनिमम स्टॉक लेवल हमने किया था ना, वैसा। जितना ज्यादा सेफ्टी स्टॉक बेटा उतना स्टॉक आउट होने के चांसेस कम, राइट। लेकिन सेफ्टी स्टॉक कम रखा, स्टॉक आउट होने के चांसेस ज्यादा, ठीक है। हमको ये बताना है कि कितना सेफ्टी स्टॉक हमने रखना चाहिए, राइट। ऑप्टिमम बोला है बेटा, तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर मैक्सिमम अनएक्सपेक्टेड डिमांड 100 टायर की है, इसके ऊपर तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड कभी गई ही नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट का रख देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड जाना नहीं है। इसका मतलब हमारा कभी भी स्टॉक आउट होगा नहीं, राइट। लेकिन आप ये समझो, जितना ज्यादा सेफ्टी स्टॉक रखेंगे, अगर 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा बेटा, तो कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। यहाँ पे देखो ₹50 दिया हुआ है, हर यूनिट का कैरिंग कॉस्ट ₹50 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको सेफ्टी स्टॉक बहुत ज्यादा भी मेंटेन नहीं करना है, 100-80, बहुत कम भी मेंटेन नहीं करना। अगर मैंने सेफ्टी स्टॉक 0 रख दिया, मान लो बेटा, मतलब मैंने सेफ्टी स्टॉक 0 रखा, क्या अज्यूम करके कि अनएक्सपेक्टेड डिमांड मेरी 0 रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, जितना कम सेफ्टी स्टॉक उतना स्टॉक आउट होने का चांसेस ज्यादा, और स्टॉक आउट अगर हुआ तो ₹150 का नुकसान हो रहा है आपका पर यूनिट का, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करना है एकदम ध्यान से देखना बेटा। हमने कॉलम्स कौन से बनाए, देखो, सेफ्टी स्टॉक लेवल का एक कॉलम बनाया, इसमें हम हर एक सेफ्टी स्टॉक का टोटल कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। नंबर वन सेफ्टी स्टॉक मैंने अगर 100 यूनिट रखा तो टोटल कॉस्ट कितना, राइट। नंबर 2, सेफ्टी स्टॉक अगर 80 यूनिट रखा तो टोटल कॉस्ट कितना, ये कॉस्ट कैसे आया हम लोग देखेंगे बेटा अभी। नंबर 3, सेफ्टी स्टॉक अगर 50 यूनिट का रखा, अब ये यूनिट्स आए कहां से, 100, 80, 50, राइट। तो बेटा ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड है ना सारे, तो हम सारे अनएक्सपेक्टेड डिमांड के नंबर को एक एक करके एनालाइज कर रहे हैं। जैसा अगर 100 अनएक्सपेक्टेड डिमांड है तो मैंने 100 का ही सेफ्टी स्टॉक रख दिया पूरा का पूरा। 80 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड है बेटा, तो नंबर 2 मैंने 80 का सेफ्टी स्टॉक रख दिया। नंबर 3 50 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड है तो 50 का सेफ्टी स्टॉक रख दिया, ऐसे, राइट। नंबर 4 अगर मैं 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रख रहा हूं, उसके बाद नंबर 5
मैं 10 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रख रहा हूं, ठीक है। और नंबर 6 बेटा, अगर मैं 0 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रख रहा हूं, हाँ, ये 6 सेफ्टी स्टॉक मुझे एक एक करके इवेल्युएट करना है, इसका टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, और टोटल कॉस्ट जिसका कम होगा बेटा, वो सेफ्टी स्टॉक ऑप्टिमम मानी जाएगी। ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक फाइंड करना है ना, देखो ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब जिस सेफ्टी स्टॉक पे हमारा कॉस्ट सबसे कम है, ठीक है। तो बेटा नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैंने सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट का रखा, सेफ्टी स्टॉक रखा बेटा 100 यूनिट का, राइट, अनएक्सपेक्टेड डिमांड कितनी थी हमारी 100, हाँ। अगर मैंने सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट का रखा तो स्टॉक आउट होगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अनएक्सपेक्टेड डिमांड 100 यूनिट ही है, राइट। तो आपका स्टॉक होगा ही नहीं बेटा, स्टॉक आउट होगा ही नहीं, हाँ। अब देखो, प्रोबेबिलिटी इसकी 0, प्रोबेबिलिटी इसकी यहाँ पे 0 ली है, राइट। अब देखना बेटा 0 क्यों ली है वो समझना, क्योंकि अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 100 रख रहा हूं तो स्टॉक आउट तो होने वाला ही नहीं है। स्टॉक आउट जब होने वाला नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। अब देखना बेटा स्टॉक, अब कॉलम्स पहले समझ लो आप, प्रोबेबिलिटी वाला एक कॉलम है बेटा, उसके बाद स्टॉक आउट कॉस्ट, हाँ, स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट देखो 150 रुपीज दिया हुआ है पर यूनिट, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक आउट कॉस्ट 150 पर यूनिट, हाँ। अब स्टॉक आउट तो कुछ हुआ ही नहीं ना, 0, राइट। तो 0 इंटू 150 करेंगे बेटा तो 0 ही आएगा, देखो 0 दिया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, आप कितने यूनिट सेफ्टी स्टॉक में कैरी कर रहे हो, 100 यूनिट सेफ्टी स्टॉक, मतलब इतना स्टॉक आप एक्स्ट्रा मेंटेन कर रहे हो ओवर एंड अबव द नॉर्मल सेल, हाँ। तो आपको 100 इंटू 50 रुपीज करके 5,000 रुपए का कैरिंग कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। देखो कैरिंग कॉस्ट 50 रुपीज दिया हुआ है, राइट। तो देखो यहाँ पे बेटा एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट 0, क्योंकि स्टॉक आउट के यूनिट्स ही नहीं है, और 100 यूनिट में कैरी कर रहा हूं तो 100 इंटू 50 करके 5,000 का कैरिंग कॉस्ट दिखाना पड़ेगा, राइट। और हमको ये टोटल कॉस्ट दिखाना पड़ेगा 7, ये 5,000 बेटा, और ये एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, दोनों ऐड करके दिखाना पड़ेगा, राइट। तो अभी ये तो है ही नहीं, तो 5,000 रुपए ये आ जाएगा। नंबर 2 बेटा, अगर मैं 80 यूनिट का स्टॉक आउट रखता हूं, हाँ, अभी करना क्या है हमको ये समझो। पहले मैंने 100 यूनिट का स्टॉक आउट रखा था, राइट। तो मुझे ये सारे अनएक्सपेक्टेड डिमांड एक एक करके चेक करना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर मैंने 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा बेटा तो मुझे एक एक करके सारे अनएक्सपेक्टेड डिमांड चेक करने हैं स्टार्टिंग विथ 100, राइट। और मुझे देखना है कि स्टॉक आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ। तो समझो अगर मैंने 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा तो ऊपर से चेक करो बेटा, अनएक्सपेक्टेड डिमांड अगर 100 रहेगी तो पूरा का पूरा अनएक्सपेक्टेड डिमांड मेरा फुलफिल हो जाएगा, है ना, स्टॉक आउट होगा नहीं, 0। फिर देखो अगर मैंने 100 का सेफ्टी स्टॉक रखा और अनएक्सपेक्टेड डिमांड 80 हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अनएक्सपेक्टेड डिमांड 80 है जबकि मैंने 100 यूनिट सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया हुआ है। ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड 80 यूनिट का मेट करने के बाद, सेल करने के बाद भी मेरे पास 20 यूनिट और बचेंगे, राइट। तो इसीलिए हमने सिर्फ 100, ये हमने एक भी यूनिट चेक नहीं किया, राइट। लेकिन अगर आप 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो, अब मुझे फिर वापस स्टार्टिंग से चेक करना है बेटा, हाँ। तो देखो अगर मैंने 80 का सेफ्टी स्टॉक रखा, यानी आप ये समझो कि आपके पास 80 यूनिट एक्स्ट्रा रखे हैं आपके शॉप में। अब यहां से स्टार्टिंग से देखना बेटा, अगर 100 यूनिट का एक्सपेक्टेड डिमांड आ गया उस दिन, राइट, तो आपका स्टॉक आउट कितना होगा बेटा, 20 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। क्यों सर, क्योंकि 80 का आपने सेफ्टी स्टॉक रखा है पर डिमांड उस दिन 100 यूनिट की आ गई, राइट। तो 20 यूनिट आपके कम बिकेंगे, 20 कस्टमर वापस जाएंगे बेटा, राइट। 20 टायर का आपका स्टॉक आउट होगा। अब ये 20 का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाँ। तो समझना बेटा, समझना, देखो ये जो 2 कॉलम है ना हमारे, ये जो 2 कॉलम है, कौन से 2 कॉलम, सेफ्टी स्टॉक और स्टॉक आउट, ये दोनों मिलाकर
अनएक्सपेक्टेड डिमांड है। ये दोनों मिलाकर बेटा अनएक्सपेक्टेड डिमांड है, राइट। देखो 100 प्लस 0 100, 80 प्लस 20 100। अभी मैं 100 चेक कर रहा हूं ना, ठीक है। तो ये 100 अनएक्सपेक्टेड डिमांड है बेटा, ये दोनों प्लस करके 80 प्लस 20 100। 100 का प्रोबेबिलिटी 0.02 है, राइट। देखो यहाँ पे हमने 0.02 लिखा है, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसा समझना। पहले तो मैंने पहला अनएक्सपेक्टेड डिमांड चेक किया बेटा, 100 यूनिट का हुआ तो क्या होगा, तो 20 यूनिट का स्टॉक आउट। मैं वापस चेक कर रहा हूं, 80 यूनिट का मैंने सेफ्टी स्टॉक रखा। अब देखो अगर 80 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड हो गया तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, मैंने 80 का सेफ्टी स्टॉक रखा है, 80 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड हुआ तो पूरा डिमांड मेरा मेट हो गया, राइट। तो स्टॉक आउट होगा नहीं। तो 80 यूनिट का अनएक्सपेक्टेड डिमांड हुआ, 50 का हुआ, 20 का हुआ, 10 का हुआ, 0 का हुआ बेटा, 80 से लेकर 0 तक का कुछ भी अनएक्सपेक्टेड डिमांड आया ना, मेरा स्टॉक आउट होने वाला नहीं है। मेरा स्टॉक आउट तभी होगा जब 100 यूनिट का डिमांड है अनएक्सपेक्टेड, राइट। तो इसलिए मैंने खाली वो 100 यूनिट वाला चेक करा, तो 20 का स्टॉक आउट होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 80 प्लस 20 100, 100 अनएक्सपेक्टेड डिमांड है, तो 100 का प्रोबेबिलिटी 0.02, वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, राइट। अब देखना बेटा, 20 इंटू 150 किया तो 3000 रुपए का मेरा नुकसान होगा स्टॉक आउट का, पर ये 3000 का नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी 0.02 है, राइट। ये जरूरी थोड़ी है बेटा कि उस दिन 100 यूनिट का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ ही जाएगा, नहीं। 2% चांस है बेटा, 2% चांस है कि 2% चांस है कि अनएक्सपेक्टेड डिमांड 100 यूनिट का होगा, राइट। तो 20 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, तो ये 20 यूनिट का स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी 2% है। तो ये 3000 का जो खर्चा आएगा बेटा, इसको हमको 0.02 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी ही 2% है। मतलब मेरा जो नुकसान है बेटा वो सिर्फ 60 रुपए का होने वाला है, राइट। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट कितनी, तो 80 यूनिट्स में सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं, पर यूनिट मेरा 50 रुपए का कैरिंग कॉस्ट है बेटा। 80 इंटू 50 किया तो 4000, राइट। अब ये 4000 प्लस 60, ये दोनों आप ऐड कर लेंगे, ये दोनों ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट 4060, राइट। तो समझो बेटा, फर्स्ट जब मैंने 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा था तो मैंने ये सारे चेक किए बेटा, सारे चेक किए। 100 यूनिट का अनएक्सपेक्टेड डिमांड, तो सेफ्टी स्टॉक कितना, 80, तो सेफ्टी स्टॉक कितना। तो सारे ही केस में बेटा मेरा अनएक्सपेक्टेड डिमांड 0 ही है, सेफ्टी स्टॉक आउट 0 होगा सारे ही केस में, क्योंकि मैंने सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट का रखा है। फिर जब मैं सेफ्टी स्टॉक 80 का रख रहा था तो मैंने फिर वापस पूरे चेक किया बेटा। तो सिर्फ पहले केस में ऐसा होगा कि जब 100 यूनिट का अनएक्सपेक्टेड डिमांड रहेगा, पहले केस में ऐसा होगा कि मुझे 20 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, अगर वो भी 100 यूनिट का अनएक्सपेक्टेड डिमांड रहा तो। बाकी सारे केस में 80, 50, 20, 10, 0 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड हुआ तो स्टॉक आउट होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा है, राइट। आ जाओ थर्ड, अगर मैं 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो क्या होगा। अब मुझे वापस से बेटा, वापस से ये पूरा चेक करना है, 100 से चेक करना है, राइट। अब आपको याद रखना है कि मैंने सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन किया है, 50 को ध्यान में रखो। हाँ, अगर अनएक्सपेक्टेड डिमांड 100 हो जाती है तो क्या होगा, राइट। बेटा 50 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, 100 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया और 50 यूनिट आपने सेफ्टी स्टॉक रखे हैं, मतलब 50 यूनिट आपके नहीं बिक सकते, कस्टमर वापस जाएंगे। 50 यूनिट का स्टॉक आउट, राइट। अब 50 प्लस 50 बेटा, 50 प्लस 50 100, अनएक्सपेक्टेड डिमांड 100 चेक कर रहे हैं ना बेटा हम लोग, इसका प्रोबेबिलिटी कितना 0.02, देखो 0.02 लिखा, 0.02, ठीक है। अब मुझे कंटिन्यू करना है बेटा, मैंने 100 चेक कर लिया। अब समझो 50 का सेफ्टी स्टॉक रखा, मैंने ये ध्यान में रखो बेटा,
पहले मैंने सेफ्टी स्टॉक 50 रखा है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड 100 चेक कर लिया। अब मैं चेक कर रहा हूं अगर अनएक्सपेक्टेड डिमांड 80 का होता है तो क्या होगा। बेटा 30 यूनिट आपके स्टॉक आउट हो जाएंगे। मतलब 80 का डिमांड है अनएक्सपेक्टेड, पर आपने 50 टायर ही मेंटेन करे हुए हैं सेफ्टी स्टॉक में, तो 30 यूनिट का आपका स्टॉक आउट हो जाएगा बेटा, राइट। तो ये 30 यूनिट का स्टॉक आउट कब होगा, जब अनएक्सपेक्टेड डिमांड 80 की है। 80 का प्रोबेबिलिटी कितना है बेटा, 0.05। तो देखो 0.05 लिखा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, 50 मल्टीप्लाइड बाय 150 करना है। 50 मल्टीप्लाइड बाय 150 किया बेटा तो 7500 आएगा, राइट। ये मेरा लॉस है, लेकिन ये लॉस की प्रोबेबिलिटी 0.02 है, तो 7500 इंटू 0.02, राइट। तो 150 का लॉस। फिर उसी में बेटा, उसी में चार ये 30 इंटू 150 किया मैंने 4500, तो 4500 की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 0.05, उससे मल्टीप्लाई कर लेना तो 225 आता, राइट। तो अब देखो 150 प्लस 225, 375 रुपीज आएगा मेरा स्टॉक आउट का लॉस, राइट। ऐसा क्यों सर, तो बेटा पहले दो केस में, केस नंबर 1 में और केस नंबर 2 में, जहां मैंने 100 का सेफ्टी स्टॉक रखा था तो स्टॉक आउट 0 था। 80 का सेफ्टी स्टॉक रखा था तो खाली 20 यूनिट का स्टॉक आउट हो रहा है ना, वो भी कब, अगर 100 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड हुआ तो। बाकी सारे केस में मान लो कि मैंने बेटा 80 का सेफ्टी स्टॉक रखा और 80 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया, स्टॉक आउट तो होने वाला ही नहीं है। 50 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आया तो भी स्टॉक आउट होने वाला नहीं है, राइट। इसलिए खाली यहाँ पे एक ही केस 20 वाला आया था, 20 यूनिट वाला आया था। लेकिन अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 50 का रखता हूं बेटा, तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड 100 हुआ तो स्टॉक आउट, राइट। स्टॉक आउट बेटा, ये 50 की बात कर रहा हूं, मैं 50 का सेफ्टी स्टॉक रखा तो स्टॉक आउट 50 का हो जाएगा, राइट। और 80 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आया, 30 का स्टॉक आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 50 का सेफ्टी स्टॉक रखा बेटा और 50 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड, तो स्टॉक आउट 0। 50 का सेफ्टी स्टॉक रखा और 20 का स्टॉक आउट हो गया, 20 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया बेटा, तो फिर स्टॉक आउट 0, है ना, क्योंकि स्टॉक आउट होगा ही नहीं ना बेटा। मैंने 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा है, डिमांड खाली 20 कीजिए तो सेफ स्टॉक आउट होने का सवाल ही नहीं उठता। 50 का सेफ्टी स्टॉक रखा है बेटा और 10 यूनिट का, ये 50 सेफ्टी स्टॉक है, हाँ 50 इज सेफ्टी स्टॉक। मैं खाली ये 50 वाला केस आपको डिटेल में बता रहा हूं, हाँ। तो 50 का सेफ्टी स्टॉक हुआ और 10 यूनिट का डिमांड आ गया बेटा, तो फिर स्टॉक आउट नहीं होगा, 0। 0 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड है तो भी स्टॉक आउट होने वाला नहीं है। तो जहां स्टॉक आउट 0 0 0 है बेटा, वो हम नहीं दिखा रहे यहाँ पे, देखो 0 दिखा के मतलब भी नहीं ना, 0 दिखाएंगे भी आप तो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट का जो कॉस्ट है वो 0 ही आएगा। इसीलिए खाली हमने 50 और 30 का बताया बेटा, ये दो बताया, राइट। अब 20 का सेफ्टी स्टॉक अगर मैं मेंटेन करता हूं तो क्या होगा, हाँ। तो देखो बेटा, तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। अगर मैंने 20 का सेफ्टी स्टॉक रखा तो क्या होगा, राइट। अब देखना बेटा, अगर मैं 20 का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं, ठीक है, तो मुझे अनएक्सपेक्टेड डिमांड सारे चेक करने हैं, जैसा हमने लास्ट केस में चेक किया था 50 यूनिट वाले केस में, ठीक है। अब आप सोचो बेटा, आपने 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा है और अगर 100 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया, राइट। तो फ्रेंड्स देखो, अगर 20 का सेफ्टी स्टॉक अगर मैं रखता हूं और 100 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाता है, 80 यूनिट का स्टॉक आउट हो जाएगा, राइट। और प्रोबेबिलिटी 0.02, हाँ।
तो देखो 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा और अनएक्सपेक्टेड डिमांड 100 का हो गया, 80 का स्टॉक आउट हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी 0.02। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते बेटा, 20 का सेफ्टी स्टॉक रखा और 80 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया, 60 यूनिट का स्टॉक आउट हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी 0.05। 60 का स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी 0.05, राइट। 50 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया तो 30 का स्टॉक आउट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.10। 30 का स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी 0.10, राइट। और 20 का सेफ्टी स्टॉक, 20 का ही अनएक्सपेक्टेड डिमांड है तो 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। तो जहां 0 है बेटा वो हम लोग नहीं ले रहे, देखो खाली यहां तक ही लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 80 इंटू 150 किया 12,000 और 12,000 को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 का लॉस होगा, एक्सपेक्टेड लॉस है बेटा ये। 9,000 60 इंटू 150 करेंगे 9,000, 9,000 को उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो, 450 का एक्सपेक्टेड लॉस। 30 इंटू 150 करेंगे तो 4,500 और उसको उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो ये 450 आएगा बेटा और ये तीनों का एडिशन कर लेंगे 1,140 आएगा, राइट। तो 1,140 स्टॉक आउट का एक्सपेक्टेड लॉस। अब कैरिंग कॉस्ट कितना, 20 यूनिट आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हो बेटा, 20, हाँ, पर यूनिट 50 रुपीज कैरिंग कॉस्ट है, तो 20 इंटू 50 किया 1,000 रुपीज का, 1,000 रुपीज का हमारा कैरिंग कॉस्ट, तो टोटल 2,140। ठीक है बेटा। लास्ट, अगर मैंने 10 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा तो क्या होगा, 10 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक, राइट, और अनएक्सपेक्टेड डिमांड हो गई 100 बेटा, तो 90 का स्टॉक आउट, 80 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया, 70 का स्टॉक आउट, 40 का स्टॉक आउट, राइट, 20 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया, 10 का स्टॉक आउट, 10 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड है तो 0, यहाँ पर भी 0, तो 0 0 वाला हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाएंगे तो भी वो अमाउंट 0 ही आएगा, कॉस्ट 0 आएगा बेटा। तो हम सिर्फ 90, 70, 40 और 10 का स्टॉक आउट बता रहे हैं और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमको ये लेना है, राइट। तो देखो 90 उसका प्रोबेबिलिटी लिया 0.02, देखो 10 का सेफ्टी स्टॉक रखा, अनएक्सपेक्टेड डिमांड 100 है तो 90 का सेफ्टी स्टॉक, 90 का स्टॉक आउट बेटा, इसका प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे 0.02, ठीक है। फिर 70 का स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी 0.05, राइट। 40 का स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी 0.10 और 10 का स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी 0.20। डन बेटा। अब सेम वैसे ही 90 का स्टॉक आउट 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 13,500, 13,500 इंटू 0.02 किया 270, फिर 70 इंटू 150 करेंगे 10,500 का लॉस होगा बेटा, लेकिन ये लॉस 5% होना ही इसका प्रोबेबिलिटी है, 10,500 का लॉस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, इसे मल्टीप्लाई करो 525। फिर यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे 600 300 सब प्लस करेंगे बेटा तो 1,695 आएगा और हमने 10 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा है ना, मतलब कैरिंग कॉस्ट भी सिर्फ 10 यूनिट का आएगा, पर यूनिट 50 रुपए है कैरिंग कॉस्ट बेटा, 10 यूनिट का 500 रुपए, ये दोनों को प्लस किया 2,195 हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब सेम वैसे ही अगर मैंने 0 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा तो आपको यहाँ पे 0 लेकर चेक करना है, सेफ्टी स्टॉक 0 लेना है और ये सारे अनएक्सपेक्टेड डिमांड को एक एक करके चेक करना है, राइट। तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ बेटा, अगर 0 है मान लो यहाँ पे और अनएक्सपेक्टेड डिमांड 100 यूनिट का हो गया तो पूरा 100 यूनिट का स्टॉक आउट हो जाएगा, 100 का स्टॉक आउट का प्रोबेबिलिटी 0.02, देखो, राइट, यहाँ पे 100 है बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे 0 है मानना, सेफ्टी स्टॉक 0 है, हाँ, 0 सेफ्टी स्टॉक
और अनएक्सपेक्टेड डिमांड अगर 80 का आ गया तो पूरा 80 यूनिट का स्टॉक आउट हो जाएगा। तो 80 यूनिट स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी 0.05, 80 प्रोबेबिलिटी 0.05, राइट। फिर सेम वैसे ही बेटा 50 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड, तो 50 का स्टॉक आउट हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 0.10, 50 0.10। 20 का अनएक्सपेक्टेड डिमांड, तो 20 का स्टॉक आउट हो जाएगा क्योंकि मैंने सेफ्टी स्टॉक 0 रखा है, प्रोबेबिलिटी 20 है बेटा। हाँ, फिर 0 सेफ्टी स्टॉक रखा, यहाँ पे 0 है, समझना बेटा 0 है। और अगर 10 यूनिट का अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया तो फिर 10 यूनिट का स्टॉक आउट हो जाएगा, तो 10 यूनिट का स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी 0.30, राइट। 10 यूनिट का स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी 0.30। लास्ट वाला केस करने की जरूरत नहीं है बेटा, 0 का सेफ्टी स्टॉक और 0 का ही अनएक्सपेक्टेड डिमांड है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको सेम वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। 100 इंटू 150 किया 15,000, 15,000 इंटू 0.02 करेंगे 300। सेम वैसे बेटा 80 इंटू 150 किया 12,000, 12,000 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेना 600, राइट। सेम वैसे ही इस सबका एडिशन करेंगे ना, 2,700 आएगा। सेफ्टी स्टॉक 0 है बेटा, तो कैरिंग कॉस्ट भी 0 ना। कैरिंग कॉस्ट तभी आएगा जब सेफ्टी स्टॉक है। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 2,700 टोटल कॉस्ट है बेटा। टोटल कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है, स्टॉक आउट का कॉस्ट आ रहा है और कैरिंग कॉस्ट आ रहा है। अब कौन सी टोटल कॉस्ट हमारी कम है देख लेना। टोटल कॉस्ट हमारी कम कहां पे आ रही है बेटा, 2,140 कम आ रहा है, देख लो। 2,140 इज द लोवेस्ट टोटल कॉस्ट, राइट। ये कब होगा, जब मैंने 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा तब। इसका मतलब ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक कितनी है, 20 यूनिट, राइट। देख लेना बेटा, a safety stock level of 20 unit, total cost is least at 2,140। हाँ तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको रीड करना है तो रीड कर सकते हो बेटा, जो मैंने आपको समझाया ये वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, राइट। और आपको समझ में आ गया है तो फिर ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, राइट। डन बेटा, ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीए इंटर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है बेटा। हाँ, illustration 6, the overhead expense budget for a factory producing to a capacity of 200 units per month is as follows, right। टोटल कैपेसिटी है बेटा इसकी 200 यूनिट्स की। हाँ, देखो डिटेल्स क्या दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरहेड्स, 4 ओवरहेड्स दिए हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है चारों का, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है चारों का, और टोटल कॉस्ट पर यूनिट दिया है। मतलब ये 1000 प्लस 500 करके 1500 ऐसे। तो अगर टोटल देखो बेटा, टोटल सारे ओवरहेड्स का फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 3000 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1500 एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट 4500 है, राइट। The factory has actually produced only 100 units in a particular month। Actual production कितना हुआ 100। तो अब ये समझो बेटा कि जो बजटेड कैपेसिटी है, बजटेड आउटपुट है वो 200 यूनिट्स का है, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ 100 हुआ। डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स एक्चुअली इनकर्ड, अब ये एक्चुअल ओवरहेड्स दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड्स दिया है बेटा, ये चार हो जाए, ये चारों ओवरहेड्स का, पावर, रिपेयर, प्रिंटिंग, अदर, है ना। ये सबका एडिशन अगर कर लेते हैं ना तो ये 11,50,000 रुपीज आता है। यानी एक्चुअल ओवरहेड्स टोटल कितनी है बेटा हमारी 11,50,000 है। अब इसके अंदर वेरिएबल भी है, फिक्स भी है, दोनों मिलाकर है। हाँ, ये याद रखना बेटा, दोनों मिलाकर है ये, ठीक है। करना क्या है हमको, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस एक फाइंड करना है और ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस फाइंड करना है। दो वेरिएंस हमको फाइंड करना है बेटा, ठीक है। अब देखो आपके मॉड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है और हमने क्लास में थोड़ा डिफरेंट सिस्टम फॉलो किया है। याद करो बेटा, वॉल्यूम वेरिएंस सिर्फ फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में आता है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आता है, राइट। अगर मैं आपको याद दिलाऊं बेटा, तो देखो फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस में
एक्सपेंसेस वेरिएंस है, राइट, वॉल्यूम वेरिएंस है, पहला तो हमारा फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है, फिर वॉल्यूम के अंदर बेटा तीन वेरिएंस है। हाँ, वॉल्यूम के अंदर तीन कौन से है? कैलेंडर, कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट। हम क्या करते थे? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस FO1 माइनस FO5, FO1 माइनस FO5। थोड़ा बेटा मैं आपको रिवीजन भी करा दे रहा हूं साथ साथ में। हाँ, FO1 माइनस FO5 एक्सपेंडिचर, FO1 माइनस FO2, याद है ना? फर्स्ट माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस लास्ट, राइट, FO2 माइनस FO5। और कैलेंडर 2 माइनस 3, 3 माइनस 4 एंड 4 माइनस 5। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम सिर्फ फिक्स ओवरहेड में आता है। अगर मैं आपको वेरिएबल ओवरहेड का भी बता दूं बेटा, तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है और उसके अंदर सिर्फ दो वेरिएंस है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट। इसके लिए हम लोग VO1 माइनस VO3 करते थे, फर्स्ट माइनस लास्ट। एक्सपेंसेस के लिए बेटा हम लोग VO1 माइनस VO2 करते थे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, और VO2 माइनस VO3, सेकेंड माइनस लास्ट, राइट। तो समझना बेटा, एक्सपेंसेस वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड में भी आता है, फिक्स ओवरहेड में भी आता है, दोनों में आता है बेटा। लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस सिर्फ किस में आता है? फिक्स ओवरहेड के अंदर, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि वॉल्यूम वेरिएंस जो फाइंड करने के लिए बोला है वो सिर्फ फिक्स का बोला हुआ है ना? क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड में तो वॉल्यूम वेरिएंस होता ही नहीं है, मतलब ये सिर्फ फिक्स का लेना है अपने को। और एक्सपेंसेस वेरिएंस बोला है तो एक्सपेंसेस वेरिएंस तो दोनों में आता है, वेरिएबल में भी आता है और फिक्स में भी आता है। तो एक्सपेंसेस वेरिएंस हमको टोटल ओवरहेड का निकालना है, राइट। मतलब ये वाला वेरिएंस बेटा सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड को लेकर निकालना पड़ेगा, ये वाला वेरिएंस टोटल ओवरहेड्स को लेकर निकालना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, राइट। तो चलो आ जाओ, पहले मैं बता रहा हूं आपको फिक्स ओवरहेड वेरिएंस हम लोग कैसे करेंगे। तो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, राइट। तो देखो FO2 माइनस FO5 करना है। FO2 याद करो बेटा, FO2 होता था हमारा बजटेड फिक्स ओवरहेड, FO1 होता था एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, FO2 होता था बजटेड फिक्स ओवरहेड, FO3 होता था स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल डेज, FO4 होता था स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स, FO5 होता था स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। तो FO2 यानी बजटेड ओवरहेड्स और FO5 यानी स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। आपको याद होगा मैंने बताया था बेटा, FO5 को एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी कहा जाता है। हाँ, मतलब बजटेड ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ठीक है। तो देखो यहीं पे करते हैं बेटा फर्स्ट वाला। हाँ, तो FO2 यानी बेटा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, राइट। और आपको ये भी याद होना चाहिए, मैंने बताया था जब बजटेड ओवरहेड फाइंड करना होता है तो जो भी डिटेल्स हम यूज करेंगे वो सारी बजट की ही यूज करेंगे बेटा। तो देखना, बजटेड आउटपुट 200 यूनिट और 1 यूनिट का बजटेड फिक्स ओवरहेड है 3000। हमको सिर्फ फिक्स ओवरहेड का निकालना है ना, राइट। तो 200 इंटू 3000 अगर कर लेते हैं, 200 यूनिट्स बजटेड आउटपुट और 1 यूनिट का बजटेड फिक्स ओवरहेड 3000 है बेटा। तो 6 लाख रुपए हो गया हमारा FO2 यानी बजटेड फिक्स ओवरहेड, ठीक है। FO5 स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसको एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं। हाँ, तो आपको याद होगा कैसे करते थे हम लोग इसको बेटा, एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे,
राइट। तो एक्चुअल आउटपुट देखो 100 यूनिट से बेटा, बजटेड रेट पर यूनिट है 3000, यानी ये हो गया बेटा हमारा 3 लाख रुपीस। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस FO2 माइनस FO5। FO2 देखना बेटा 6 लाख है, माइनस FO5 है 3 लाख। राइट, बेटा 3 लाख पॉजिटिव आएगा। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि मैंने बताया था ओवरहेड वैरिएंस को उल्टा करते हैं हम लोग। आंसर पॉजिटिव आया मतलब एडवर्स, नेगेटिव आया मतलब फेवरेबल। राइट, आंसर देख लेना बेटा, प्रोडक्शन वॉल्यूम वैरिएंस 3 लाख एडवर्स। राइट, इनका आंसर देख लो और अपना आंसर देख लो, आंसर मैच हो रहा है। ठीक है बेटा, ये हमने हमारे हिसाब से किया। अब सेकेंड एक्सपेंडिचर वैरिएंस है बेटा। तो एक्सपेंडिचर वैरिएंस वेरिएबल में भी आता है, फिक्स में भी आता है, यानी हमको टोटल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वैरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अच्छा, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको करने का बेटा देखो, एक तरीका ये हो सकता है इसको करने का कि वेरिएबल ओवरहेड का जो एक्सपेंडिचर वैरिएंस है, तो VO1 माइनस VO2। हाँ, तो बेटा जो VO1 है, VO1 यानी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। राइट, VO1 यानी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। और फिक्स ओवरहेड के अंदर जो एक्सपेंडिचर वैरिएंस है वो FO1 माइनस FO2 है। राइट, तो इसका FO1 यानी एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ठीक है, तो अब समझो बेटा हम कैसा कर सकते हैं। VO1 एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, VO FO1 एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। हाँ, तो VO1 और FO1 इन दोनों को मिला दिया, दोनों को प्लस कर दिया बेटा, तो टोटल एक्चुअल ओवरहेड हो जाता। VO1 एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है, FO1 एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है, दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स हो जाएगा। क्यों प्लस कर रहे हैं सर हम लोग? क्योंकि बेटा हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड्स 11,50,000 जो दिया है वो वेरिएबल और फिक्स का मिलाकर दिया है बेटा, हमारे पास सेपरेट है ही नहीं। हमको पता नहीं है कि 11,500,000 में वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है, तो हमको ये टोटल लेकर ही करना पड़ेगा। राइट, तो समझो बेटा, देखो समझो, VO1 और FO1 दोनों प्लस कर लेंगे, VO2 और FO2 ये दोनों प्लस कर लेंगे। राइट, और फिर इन दोनों को माइनस कर लेंगे। समझो मैं क्या बता रहा हूं बेटा, VO1 FO1 दोनों प्लस कर लो, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, पकड़ो इसको, स्टेप नंबर 1 हो गया, इससे एक्चुअल ओवरहेड मिल गया बेटा। VO2 और FO2 दोनों प्लस कर लो, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। और स्टेप नंबर 1 में से स्टेप नंबर 2 माइनस कर देंगे, तो एक्सपेंडिचर वैरिएंस मिल जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक पहले ये बता रहा हूं, फिर मैं आपको अल्टरनेट तरीका भी बताऊंगा कैसे करेंगे इसको। राइट, तो पहले कैसे करते हैं देखो, सेकंड कर रहे बेटा हम लोग, एक्चुअल ओवरहेड टोटल। हाँ, टोटल। राइट, मतलब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, VO1 एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है, FO1 एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है, दोनों मिलाकर 11,50,000 रुपीज मेरे पास क्वेश्चन में है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम VO2 और FO2 ये दोनों को प्लस करेंगे, VO2 और FO2 को प्लस करेंगे बेटा। ठीक है, अब FO2 क्या है बताओ? FO2 तो बजटेड फिक्स ओवरहेड था। FO2 बेटा बजटेड फिक्स ओवरहेड था, वो तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, 6 लाख, है ना। और VO2 क्या होता था, याद है क्या आपको? बेटा VO2 होता था स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स होता था VO2। हाँ, तो मुझे VO2 और FO2 दोनों को प्लस कर लेना है। राइट, VO2 प्लस
FO2, मुझे इन दोनों को प्लस कर लेना है बेटा और उसका अमाउंट मुझे यहाँ पे दिखाना है, राइट। और जब इन दोनों को माइनस कर लेंगे ना तो हमको मिल जाएगा एक्सपेंडिचर वैरिएंस, ठीक है। तो आप समझना बेटा, FO2 तो 6 लाख है हमारे पास बजटेड फिक्स ओवरहेड, VO2 हमको दिखाना है बेटा। अब VO2 आपको याद होगा हम कैसे करते थे, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स इनटू बजटेड रेट पर आवर करते थे, है ना। लेकिन आप पूरा क्वेश्चन देख लेना बेटा, एक्चुअल आवर्स है ही नहीं मेरे पास। एक्चुअल आवर्स अगर नहीं है तो एक्चुअल बजटेड रेट पर आर भी मेरे पास नहीं है, आर्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं है बेटा। हाँ, तो आप यहाँ पे ये अज्यूम कर सकते हो, ये अज्यूम कर सकते हो बेटा कि VO2 इज इक्वल टू VO3। क्यों सर? क्योंकि बेटा VO2 कैलकुलेट करते हैं हम लोग आर्स लेकर और VO3 कैलकुलेट करते हैं आउटपुट लेकर। अब VO2 निकालने के लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि VO2 और VO3 सेम है, राइट। और VO3 मैं निकाल सकता हूं बेटा, VO3 मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं VO3? आप याद करो, VO3 स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट होता था बेटा। हाँ, तो कैसा करते थे हम लोग, एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड रेट पर यूनिट। देखो यहाँ पे दिया है बेटा, ये बजटेड रेट पर यूनिट 1500 है वेरिएबल ओवरहेड का, ये 1500 है। तो 1.5 लाख बेटा मैंने VO3 बताया है और VO3 ही VO2 है, राइट। ये दोनों सेम है बेटा, क्योंकि आर्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना मेरे पास, दोनों सेम है समझो। तो 1.5 लाख हो गया ये, और FO2 यानी बेटा बजटेड फिक्स ओवरहेड, ये 6 लाख हो गया, ये ऑलरेडी हमने दिखाया है। हाँ, तो बेटा ये 7,50,000 रुपीज, राइट। इन दोनों को माइनस कर लेंगे बेटा तो 4 लाख आएगा, और 4 लाख पॉजिटिव आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब एडवर्स। ये एक तरीका है, राइट। अच्छा, दूसरा तरीका ऐसा कर सकते हैं बेटा हम लोग, मैं आपको ओरली बता देता हूं कैसे कर सकते हैं। देखो, टोटल ओवरहेड्स, देखो यहां से बेटा टोटल ओवरहेड्स, वेरिएबल टोटल ओवरहेड्स, फिक्स टोटल ओवरहेड्स, हाँ, इसकी कॉस्ट वेरिएंस पहले निकाल लो। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, VO1 माइनस VO2, और फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा बेटा, FO1 माइनस FO2 करके। तो पहले आप टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लो, राइट। टोटल कॉस्ट वेरिएंस आ गया एक बार, उसमें से बेटा यहां से एफिशिएंसी और इसका वॉल्यूम, ये दोनों माइनस कर दो ना, तो आपको एक्सपेंडिचर वेरिएंस मिल सकता है। पर ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट जाएगा, मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे बेटा, राइट। तो चलो डन, यहां पे हमारा ये आंसर बेटा एंड होता है। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी CA इंटर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, राइट। और अभी क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था फ्रेंड्स, वैसा ही क्वेश्चन है। हाँ, देखना, XYZ company has established the following standard for factory overheads. Variable overhead per unit, right? ये स्टैंडर्ड है बेटा, याद रखना, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। और आपको याद होगा बजटेड पर यूनिट, उसको स्टैंडर्ड पर यूनिट भी बोल सकते हैं, मतलब पर वाला इंफॉर्मेशन बजट का और स्टैंडर्ड का सेम होता है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ, ये भी बेटा बजटेड है 1 लाख रुपीज। हाँ, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट 20,000 यूनिट्स, यानी ये बजटेड आउटपुट है हमारा, ठीक है। तो यहां तक सारा बजटेड है, ठीक है। और यहां से बेटा एक्चुअल दिया होगा। तो देखना, एक्चुअल ओवरहेड्स 3 लाख दिया हुआ है। अगेन बेटा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड दिया है टोटल 3 लाख, मतलब इसमें वेरिएबल भी है और फिक्स ओवरहेड भी है। एक्चुअल आउटपुट हुआ 15,000 यूनिट। हमको कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। बेटा मैंने पहले बताया था वॉल्यूम वेरिएंस सिर्फ फिक्स ओवरहेड में होता है। हाँ, तो हमको सिर्फ फिक्स ओवरहेड लेके ही करना है, ठीक है। ये हमको सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड लेकर ही करना है।
ठीक है। अब इसके लिए हमको मालूम बेटा फॉर्मूला क्या है हमारा, FO2 माइनस FO5, राइट। तो स्टार्ट करते बेटा, आंसर यहीं पे। फर्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वैरिएंस हमको फाइंड करना है। FO2 बेटा, FO2 है हमारा बजटेड फिक्स ओवरहेड, राइट। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। FO5, FO5 बेटा, FO5 है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी इसको एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं ना। ये हम लोग कैसा करते थे बेटा, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड रेट पर यूनिट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, राइट। बेटा एक्चुअल आउटपुट देखना 15,000 यूनिट्स है और बजटेड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट। अब ये पर यूनिट दिया नहीं है बेटा, लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाँ। बजटेड रेट पर यूनिट नहीं दिया है। याद करो कैसे करेंगे बेटा, बजटेड फिक्स ओवरहेड को बजटेड आउटपुट से डिवाइड करेंगे ना, है ना। बजट का कुछ भी मिसिंग रहा तो हमको बजट की ही इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ती। तो 1 लाख बजटेड फिक्स ओवरहेड, 20,000 बजटेड आउटपुट, इसको डिवाइड करना बेटा तो ये 5 रुपए आएगा, 5 रुपए आएगा बजटेड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट। तो बेटा ये 75,000 हो गया। FO2, राइट। हमको फाइंड करना है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, राइट। ये हम लोग करेंगे FO2 माइनस FO5, ठीक है बेटा। FO2 देखना, FO2 बजटेड फिक्स ओवरहेड्स 1 लाख है, FO5 है बेटा 75,000, राइट। यानी 25,000 आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी एडवर्स। ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया बेटा, ठीक है। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट देखना। सेकेंड पार्ट में ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस है, तो याद करो बेटा ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस वेरिएबल में भी आता है, फिक्स में भी आता है। यानी हमको ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस जो फाइंड करना है ना, वो टोटल ओवरहेड्स का फाइंड करना है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था बेटा, वैसे ही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में कैसे किया था याद करो, हमने VO1 और FO1 दोनों ऐड कर लिया था, है ना। VO1 FO1 दोनों ऐड करके क्या मिला था हमको, एक्चुअल ओवरहेड्स टोटल, हाँ टोटल लेके कर रहे बेटा, हम लोग टोटल लेके कर रहे। इसमें VO1 यानी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, FO1 यानी एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, राइट। दोनों मिलाकर एक्चुअल ओवरहेड्स हो जाएगा टोटल, और ये हमको क्वेश्चन में दिया है बेटा 3 लाख रुपीज, राइट। देखो 3 लाख रुपीज दिया हुआ है, हाँ। अब हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से बेटा VO2 और FO2 इन दोनों को प्लस कर लेंगे, VO2 और FO2 इन दोनों को प्लस कर लेंगे बेटा, ठीक है। अब हमारे पास FO2 तो है, FO2 देखो बजटेड ओवरहेड्स 1 लाख, ये तो है। VO2 मुझे चाहिए, हाँ। अब VO2 के लिए आर्स रिक्वायर्ड होता है, याद करो लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, राइट। या फिर आप थोड़ा बैक करके एक बार वापस देख लो बेटा। VO2 के लिए आर्स चाहिए होता है, आर्स मेरे पास है ही नहीं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा कि VO2 इज इक्वल टू VO3 है, ये दोनों सेम है, राइट। तो मैं VO3 कैलकुलेट कर रहा हूं और वही मेरा VO2 रहेगा सेम। अब VO3 कैसे करते हैं हम लोग, तो देखना बेटा, थोड़ी जगह का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ बेटा, यहाँ लिखता हूँ वर्किंग, हाँ ये कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखो हमको VO2 प्लस VO3 चाहिए, है ना। VO2 प्लस VO3 चाहिए,
VO2 प्लस FO2 चाहिए। ठीक है, FO2 मेरे पास है 1 लाख। VO2 के लिए R चाहिए होता है, R मेरे पास नहीं है, तो मैं VO3 ले रहा हूं और अज्यूम कर रहा हूं कि VO2 VO3 सेम है। ठीक है, अब VO3 कैसा करते हैं बेटा हम लोग? VO3 करने के लिए एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड रेट पर यूनिट, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट, राइट? 1,50,000 VO3 है वैसे, पर यही मेरा VO2 भी रहेगा, प्लस FO2 यानी बजटेड फिक्स ओवरहेड। बेटा देख लो, ये भी हमारे पास है 1 लाख, राइट? तो बेटा ये हो गया 2,50,000। हाँ, यहाँ मैंने वर्किंग नोट किया, वर्किंग किया है नीचे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 50,000 आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी एडवर्स, राइट? तो सेम था बेटा, लास्ट क्वेश्चन किया था ना वैसा ही था। थोड़ा सा आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, आप ये समझो। हाँ, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ आप नोट बना के लिख लो। चलो बेटा, एंड होता है क्वेश्चन हमारा ये। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी सीए इंटर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। हाँ, क्वेश्चन देखना। जेके लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एनएक्सी, एनएक्सी प्रोडक्ट का नाम है, बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल, और 3 रॉ मटेरियल है ए, बी और सी, फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg ऑफ एनएक्सी, राइट? यानी 100 kg ऑफ एनएक्सी बनाने के लिए, 100 kg ऑफ एनएक्सी यानी ये आउटपुट है बेटा, 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड, राइट? ये हमको स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है 100, और वो 100 को बनाने के लिए टोटल स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल 125 लगता है बेटा। ठीक है, इन अप्रैल 2012 60 बैचेस were prepared to produce an output of 5,600 kg of NXT, यानी एक्चुअल आउटपुट कितना है बेटा हमारा? 5,600, राइट? तो हम लोग हमेशा वर्किंग नोट नंबर 1 कौन सी करते हैं? जब आउटपुट डिफरेंट होता है बेटा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट? तो बेटा देखना, 100 यूनिट्स आउटपुट बनाने के लिए 125 kgs टोटल इनपुट रिक्वायर्ड है। अब ये 125 में बेटा ए, बी और सी, हाँ, 125 में ए, बी एंड सी तीनों रॉ मटेरियल मिलाकर 125 kg लगना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल 5,600 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल ए, बी और सी मिलाकर कितना लगना चाहिए? तो 5,600 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे बेटा, तो 7,000 kgs लगना चाहिए ए, बी और सी मिलाकर, राइट? अब ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हो गया। देखो मैंने टेबल बना के रखा है बेटा, वही टेबल है जो हम लोग क्लास में बनाते हैं। हाँ, और याद करो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं बेटा? यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेते हैं, राइट? और इसका टोटल बेटा, इसका टोटल ए, बी और सी का मिलाकर 7,000 हमने फाइंड आउट किया अभी, बराबर है? अब इसको हमको ए, बी और सी में बांटना पड़ेगा ना बेटा, तो देखो परसेंटेज दिया हुआ है 50, 30 एंड 20%, राइट? तो 7,000 का बेटा 50% अगर ले लिया तो 3,500, 30% ले लिया 2,100, ठीक है, और कितना 20% बेटा 1,400, डन। उसका स्टैंडर्ड प्राइस देखो दिया हुआ है 20, 10 एंड 5, 20, 10 और 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 70,000 रुपीज, 21,000 रुपीज, और ये कितना होगा 7,000 रुपीज बेटा। इसका टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर कर लेते हैं तो कितना हो रहा है 98,000 रुपीज, राइट? अब एक्चुअल के लिए क्या बोल रहा है वो देखना बेटा। इन्होंने क्या बोला है 100 kg आउटपुट बनाने के लिए 125 kg लगता है। अब ये 125 kg जो रॉ मटेरियल लगता है बेटा वो एक बैच के लिए लगता है। आप समझो क्या दिया हुआ है,
फॉर एवरी बैच बोला है, मतलब 100 यूनिट का अगर एक बैच बना रहे हैं तो एक बैच बनाने के लिए 125 केजी लग रहा है रॉ मटेरियल। हाँ, अब समझना बेटा। वर्किंग नोट नंबर 2, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट फाइंड कर रहा हूं, राइट। अब समझना बेटा, स्टैंडर्ड ये जो होता है ना हमारा, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है, और ये होता है बेटा एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखो दोनों में आउटपुट सेम ही होता है ना, स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में देखो आउटपुट सेम ही होता है, ठीक है। तो यहां इन्होंने क्या दिया है बेटा, एक बैच बनाने के लिए 100 यूनिट का एक बैच बनाने के लिए 125 केजीज लगते हैं। तो हमने 60 बैचेस बनाए बेटा। तो 60 बैचेस एक्चुअली बनाए, उसके लिए एक्चुअल रॉ मटेरियल कितना यूज टोटल हुआ होगा, तो 60 इंटू 125 कर लेंगे ना, तो ये आता है बेटा 7500 केजीज। अगेन ये ए प्लस बी प्लस सी एग्रीगेट है बेटा 7500 तीनों का। हाँ, तो 7500, राइट, 7500। अब इसको तीनों में बांटना पड़ेगा ना, तो देखो एक्चुअल का परसेंटेज दिया है बेटा 60 20 20। 7500 का 60% ले लेना 4500, और 20% लेंगे 1500 एंड 1500, राइट। इसका प्राइस हमको दिया है 21 8 और 6, 21 8 एंड 6। 4500 मल्टीप्लाइड बाई 21 किया 94500, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 8 किया 12000, और ये हो जाएगा बेटा 9000। अब इसका भी अगर मैं टोटल कर लू 94500 प्लस 12000 प्लस 9000, 1,15,500, 1,15,500, राइट। MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, राइट। अब आप इंडिविजुअली करना चाहो ना, इंडिविजुअली भी कर सकते हो बेटा, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, राइट, और फिर टोटल चलेगा। मैं एक साथ ही कर रहा हूं बेटा, 98,000 माइनस 98,000 स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब इंडिविजुअली करेंगे तो भी चलेगा, और एक्चुअल है बेटा 1,15,500। 98,000 माइनस 1,15,500 किया तो फ्रेंड्स ये आता 17,500, नेगेटिव आता मतलब एडवर्स, राइट। सेकेंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करते हैं ना हम लोग, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस देखो बेटा कितना है, अब ये हम लोग सेपरेट ही कर रहे हैं। हाँ, अब देखो एमसीवी भी सेपरेट करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, एमक्यूवी स्टैंडर्ड प्राइस है 20 10 5, राइट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है बेटा 3500 2100 एंड 1400, राइट। एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करेंगे 4500 है, 1500 है, और इसका भी 1500 है, राइट। इसको सॉल्व करना बेटा, 3500 में से 4500 माइनस किया तो 1000, 1000 इंटू 20 करेंगे तो 20,000 माइनस में आ रहा है, राइट। माइनस में आया तो एडवर्स ना। 2100 माइनस 1500 करो 600 होता, 600 इंटू 10 किया बेटा 6000 पॉजिटिव आ रहा है यानी फेवरेबल। माइनस 100 इंटू 5 करेंगे माइनस 500 होता, यानी ये एडवर्स बेटा, राइट। टोटल देखो कितना होता है, 6000 में से 20,500 लेस कर लिया
14,500 नेगेटिव आया बेटा, नेगेटिव आया यानी एडवर्स, राइट। थर्ड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, राइट। तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस ना, ये भी सेपरेट कर लेते हैं, ABC। एक्चुअल क्वांटिटी है 4,500, 1,500, 1,500, राइट। हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है 20, 10 एंड 5। एक्चुअल प्राइस इसमें से माइनस करेंगे 21, 8 एंड 6, 21, 8 और 6 है बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है देखो -4,500, उसके बाद बेटा 3,000 प्लस 3,000, ये एडवर्स फेवरेबल, और ये होगा -1,500 यानी एडवर्स, राइट। और टोटल कर लेंगे बेटा, 3,000 में से माइनस कर लेना 6,000, तो ये आता है -3,000, राइट। और माइनस में आ रहा है एडवर्स। अब हमारा आंसर हम वेरीफाई कर सकते हैं बेटा, याद है ना वेरीफाई कैसे करते हैं, MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MQV, राइट। तो देख लो 17,500 एडवर्स, 14,500 और 3,000, ये दोनों प्लस करेंगे बेटा तो 17,500 हमको मिल जाता, राइट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लास्ट कॉलम में क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड क्यों दिया हुआ है, ठीक है, ये परचेज क्यों दिया हुआ है। हाँ, तो समझना बेटा कि जो MPV हम कैलकुलेट करते हैं ना, MPV, राइट, ये एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन होता है, राइट, और एट द टाइम ऑफ परचेज भी होता है। मतलब समझना बेटा, कुछ कुछ कंपनीज क्या करती है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूज होता है ना, कंजम्पशन जब होता है ना फैक्ट्री में, तब वो कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इसमें होता क्या है बेटा, कंजम्पशन के टाइम पर जब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, क्योंकि कंजम्पशन के टाइम पे कर रहे हैं, राइट, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, बराबर है। लेकिन कुछ कंपनीज मटेरियल परचेज करने के टाइम पे MPV निकालती है, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड लेते हैं, क्योंकि परचेज किया उस दिन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज किया इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यानी हमारा आंसर डिफर कहां हो रहा है बेटा, यहां पे डिफर हो रहा है, राइट। तो अगर एग्जाम में जब भी ऐसा आता है कि आपको मटेरियल का परचेज भी दिया हुआ है, तो क्या करना, तो या तो आप अजम्पशन डालकर मटेरियल एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड लेकर कर लो, राइट। और ये बेटा डिफॉल्ट तरीका है, डिफॉल्ट यानी कुछ भी नहीं बोला होता है ना, तो हम इसी तरीके से करते हैं, हमने हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं बेटा, राइट। लेकिन क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज क्वेश्चन में दिया है, तो शायद एग्जामिनर हमसे चाह रहा है कि हमने MPV एट द टाइम ऑफ परचेज दिखाना, तो ये तो दिखाई दो, राइट, वो तो हमने दिखा दिया है ऑलरेडी, ये हमारा MPV है ना, ये एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन वाला है बेटा। देखो ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना, ये हमने कंज्यूम्ड वाली ली है, ठीक है। अब ये तरीके से भी कर लेते हैं, मटेरियल परचेज, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज भी कर लेते हैं, राइट। खाली डिफरेंस क्या रहेंगे बेटा, हमको एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड हटाकर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज डालना पड़ेगा, राइट। तो देखो MPV at the time of purchase, राइट। बेटा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा MPV का एक्चुअल क्वांटिटी परचेस, जनरली हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम लेते हैं, हाँ, बाकी तो सेम है बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, राइट, A, B और C, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी
देखो टेबल में हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी दिखाया ना बेटा, ये एक्चुअल क्वांटिटी, ये कंज्यूम्ड है, राइट। और अब हमको यहाँ पे परचेज लेना पड़ेगा 5000, 2000, 1200, 5000, 2000, 1200, राइट। बाकी तो सब सेम है बेटा। स्टैंडर्ड प्राइस 20, 10, 5, एक्चुअल 21, 8 और 6 है। हाँ देख लेते हैं एक बार, 21, 8 एंड 6, यस। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये होता है बेटा -5000, यानी एडवर्स। ये होता है 4000 फेवरेबल, राइट। और -1200 एडवर्स, और इसका एग्रीगेट कर लेंगे बेटा। तो 4000 में से माइनस कर देंगे 6200, 2200 नेगेटिव आ रहा है बेटा, मतलब एडवर्स, राइट। तो याद रखना एमपीवी दो टाइम पे कैलकुलेट होता है, कंजम्पशन के टाइम पर, परचेस के टाइम पर। बाय डिफॉल्ट कंजम्पशन के टाइम पे करते हैं हम लोग, राइट। पर ये क्वेश्चन में उन्होंने परचेस का क्वांटिटी दिया हुआ है, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एग्जामिनर चाह रहा होगा कि हमने एमपीवी परचेस के टाइम का भी निकाल के बता देना, राइट। ये हमने दिखा दिया बेटा। अब इसमें मैं मिक्स और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आपको करना है तो बेटा कर सकते हैं। मिक्स और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, आपको याद होगा, हम लोग यहाँ पे एक आरएसक्यू कैलकुलेट करते हैं बेटा। आरएसक्यू में हम लोग क्या करते हैं, टोटल क्वांटिटी एक्चुअल की लेते हैं 7500, याद है ऐसे, हाँ। और जो रेशियो है बेटा, जो रेशियो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का लेते हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो 50%, 30%, 20%, 5:3:2 बेटा। देखो 5:3:2 है ना, तो 5:3:2, राइट। 7500 को आप 5:3:2 में बाइफरकेट कर लेंगे बेटा, तो ये RSQ मिल गया मुझे। और फिर आपको फॉर्मूला तो याद ही है, हाँ। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, राइट। इंस्टीट्यूट का जो आंसर है बेटा उन्होंने उसमें नहीं किया है, क्यों नहीं किया है मुझे पता नहीं है, एग्जाम में करना चाहिए क्योंकि ऑल वेरिएंस कैलकुलेट करो बोला हुआ है, राइट। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये हमारा नंबर 4 है बेटा। नंबर 5 मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक बताया था बेटा, मटेरियल मिक्स और यील्ड का फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक। ट्रिक क्या थी, दोनों ही का फॉर्मूला मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस वाला लिख लेना, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस वाला, राइट। और इसमें हमको थोड़ा सा चेंज करना है बेटा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में हम क्या करेंगे, एसक्यू हटाकर आरएसक्यू कर देंगे, मतलब ये मुझे चेंज करना है, एसक्यू हटाकर आरएसक्यू। और यील्ड वेरिएंस में मैं क्या करूंगा बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी हटाकर आरएसक्यू कर दूंगा, राइट। तो ये ट्रिक यूज कर लेना, हाँ। यहाँ पे हम एसक्यू को हटाकर वहां पे डाल देंगे बेटा आरएसक्यू, और यहाँ पे हम AQ को हटाकर RSQ डाल देंगे, राइट। तो हमको हमारा मिक्स और यील्ड का आंसर मिल जाएगा, हाँ। दैट्स इट बेटा, ये सेपरेट कर लेना A, B और C का, ठीक है। आई होप आप लोग ये कर लोगे। चलो बेटा, ये हमारा आंसर यहाँ पे ये भी एंड होता है।